नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल डिड यू नो क्या आप जानते थे के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्री हिस्टोरिक इंडिया, यानी उस समय का भारत जब इतिहास भी नहीं था, यानी इतिहास के पहले का भारत। अब ये इतिहास के पहले का भारत क्या होता है? तो इतिहास उस समय से माना जाता है, प्रॉपर इतिहास, एक जिसे हम हिस्ट्री के तौर पे कहते हैं। ये वो समय है जब से हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स मिलने लगे। रिटन रिकॉर्ड्स किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ताम्र पत्रों पे हो या फिर क्ले टैबलेट्स, या मंदिर के दीवार हों, या किसी मार्बल के पीस पे लिखी हुई कोई जानकारी। बाद में जब चाइना में कागज़ का इन्वेंशन हो गया और फिर जब पूरी दुनिया में इसकी खबर फैली या फिर पूरी दुनिया को जब इसकी जानकारी हुई, तो फिर से रिकॉर्ड्स जो हैं वो पेपर्स पे लिखे जाने लगे। यानी राइटिंग के अलग अलग मेथड्स, अलग अलग जो भी तरीके हैं वो फॉलो हुए। हमें ये समझना है कि जो रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री है, जब से हमें प्रॉपर ऐसे रिकॉर्ड्स मिलने लगे जिसे हम समझ चुके हैं, जब वो लिखे जाते हैं और लिखा भी जाना, ऐसा लिखा जाना जिसे हमने अभी तक डिसाइफर कर लिया है। ऐसे समय पीरियड के रिकॉर्ड्स, जिस समय पीरियड के रिकॉर्ड्स डिसाइफर हो चुके हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो अभी तक शायद लिखित है, वो लिखे हुए हैं या ड्राइंग है, अभी तक हमें ये पता ही नहीं चला। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हम ऑलमोस्ट प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री में ही रखते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री समय का वो हिस्सा है जब का रिकॉर्ड रिटर्न में नहीं होता है। तो फिर भैया पता कैसे चलता है? तो हमें पता चलता है थ्रू वेरियस आर्टिफैक्ट्स, थ्रू वेरियस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। बहुत से हमें ऐसे पुरातत्व से जुड़े हुए सबूत मिलते हैं, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सबूत हमें इस तरह से मिलते हैं, जिनके अध्ययन, जिनको पढ़ने से हमें बाद में ये समझ में आता है कि ये इस टाइम पीरियड के होंगे। सिर्फ पढ़ने भर से नहीं, बाद में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके मदद से एक एज, समझ लीजिए कि एक समय पीरियड को हम अप्रॉक्स में मानते हैं। तो ये था अबाउट प्री हिस्ट्री। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्री हिस्ट्री भारत का कैसा रहा होगा या क्या रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट्स। यानी हमारे ये आर्कियोलॉजिस्ट्स जो भी डेटा कलेक्ट किए हैं, उसी के बेसिस पे हम इंडिया के प्री हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पर आप उसके पहले अपने यूट्यूब धर्म का पालन करें। धर्म तो गीता में भी लिखा है, कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। आप भी अपना कर्म करें और अपना धर्म पालन करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। भारत में प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, जो है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज, और इसको विशुद्ध हिंदी में कहेंगे पुरा पाषाण युगीन, अर्थात पुरा पाषाण युग। उसके बाद आया दोस्तों हमारा दूसरा युग, जिसे कहते हैं मेसोलिथिक, यानी मिडिल स्टोन एज, और इसको भी विशुद्ध हिंदी में कहेंगे मध्य पाषाणी या मध्यशिला युग या मध्य पाषाण युग। चलिए अगले युग पे जाते हैं, और वो है नियोलिथिक एज, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, और इसको हिंदी में कहेंगे नव पाषाण युग या नव पाषाण युगीन। इनका जो डेटिंग का कार्य किया गया है, यानी इनको जो एक तिथि दी गई है, वो साइंटिफिक मेथड के द्वारा किया गया है। साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, और इस पद्धति का नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग। इस पद्धति के अंतर्गत वैज्ञानिक जो है वो कार्बन के आइसोटोप्स का अध्ययन करते हैं, जो कि हर पदार्थ में पाया जाता है, और हर पदार्थ में कुछ न कुछ मात्रा में, किसी न किसी मात्रा में कार्बन होता ही है। जीवन के मूलभूत संरचना के लिए कार्बन मस्ट है, आपने विज्ञान में ये पढ़ा ही होगा। तो उसी कार्बन के आइसोटोप्स के अध्ययन के माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितना पुराना या कितना नया है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं द यूज ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल करना। इसके अंतर्गत कोई भी वस्तु समय काल में अपने अंदर के कितने कार्बन आइसोटोप्स को गवा देती है, हम उसी का अध्ययन करते हैं, और उसी के बेसिस पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डेवलप किए गए हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको रेडियो कार्बन डेटिंग जानने की जरूरत नहीं है। एक अनदर डेटिंग मेथड है जिसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये क्या है?
ये इस्तेमाल होता है अक्सर पेड़ों के उम्र जानने में। आपको पता है कि जब पेड़ बड़े होते हैं तो अगर आप पेड़ को काट के देखिएगा तो उनके जो ये स्टेम होता है, उनका जो तना होता है, उसके अंदर छोटे सॉरी गोल गोल से रिंग्स बने होते हैं। उन्हीं रिंग्स को काउंट करके आप उस पौधे, उस पेड़ के एज को जान सकते हैं, और इसी मेथड को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज या पुरापाषाण काल। भारत में बहुत सी जगहों पे इसके अवशेष पाए जाते हैं। ये अक्सर पानी के किनारे आपको मिलेंगे, क्योंकि उस समय के लोग ज़्यादातर हंटर गैदरर्स का जीवन बिताते थे, तो जाहिर सी बात है उनको पानी के किनारे होना बहुत आवश्यक है, और ये शिकार करते थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि पानी कुछ जगहों पे तो इनको बड़ा मेंटेन करना पड़ता होगा कि पानी भी चाहिए और जो जानवर ये मारते हैं वो भी अगल बगल होना चाहिए। तो इससे ये भी समझ में आता है कि ये शायद मूव भी करते हों, यानी एक जगह न रह के ये यहाँ से वहाँ मूवमेंट भी करते थे। यानी जानवर अगर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में माइग्रेट कर रहा है, जैसे आज आप देखते हैं माइग्रेशन एक फेनोमेना है, एनिमल्स और बर्ड्स में होते रहता है, तो उस समय तो लोग जब इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे तो शायद इनको भी माइग्रेट करना पड़ता होगा। मैं ये वाली बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ही जैसी पेंटिंग्स जो बहुत सी पौराणिक काल की गुफाओं में पाई गई हैं, तो ये माना जाता है कि शायद वो एक ही ग्रुप होगा जो आज यहाँ रहता है और कल कहीं और माइग्रेट करके गया होगा विद दोज वेरी एनिमल्स, और उसी के जैसा कहीं और पेंटिंग पाया जाना इस बात के ज़्यादा सही होने के संकेत देते हैं। अब इस पौराणिक काल के कुछ एंशिएंट साइट्स के बारे में हम जान लेते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत में पाया जाता है वो है भीमबेटका, और ये कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। एक और है कुरनूल, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शिवालिक हिल्स में भी बहुत से गुफाएं पाई गई हैं जो कि एंशिएंट पीरियड की मानी जाती हैं। उसके बाद सोन वैली हो गया आपका, अतिराम पक्कम जो कि चेन्नई के पास है, ये भी है। आदमगढ़ हिल जो कि आपका नर्मदा वैली में पाया जाता है, वो हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां हमें स्टोन एज सिविलाइजेशन के लोग वहां रहे होंगे, उस जगह का इस्तेमाल किया होगा, ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले हैं। और ये साक्ष्य और सबूत ज़्यादातर क्या है? तो ये है हड्डियों का टुकड़ा। जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, आफ्टर कंजम्पशन ज़्यादातर बोन्स वहाँ पे रह जाती थी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स। भाई साहब कमाल की है, कभी भीमबेटका जाइए देखिए, और आपको एक अलग ही ऐसा लगेगा क्या क्या युग होगा, कैसे रहते होंगे। मतलब एक अंदर से अगर आपकी उत्सुकता है, खैर अभी तो नहीं घूम सकते, महान कोरोना काल जो चाइना ने हमें दिया है, बैठे रहिए घर पे कुछ दिन, ठीक है, अभी नहीं निकलना है। तो जो पेंटिंग्स थी और जो भी उनके अवशेष जो बचे हैं, उसके अध्ययन से हमें ये समझ में आता है कि ये इतने समय पुराना होगा, और उसके बेसिस पे हम उसको नाम देते हैं एज पैलियोलिथिक एज, यानी ओल्ड स्टोन एज, यानी पुरापाषाण काल। इस समय के जो सबसे मुख्य अवशेषों में और जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है उनके द्वारा यूज़ किए गए टूल्स, चाहे वो रॉक टूल्स हो, चाहे वो हड्डियों के बने हुए हो औजार, तो जो भी वो इस्तेमाल करते थे, अगर उनके कोई अवशेष बचे हैं, वैसे तो रॉक टूल्स जो वो इस्तेमाल करते थे वो तो हमें बहुत मात्रा में मिली है, बहुत भारी मात्रा में अलग अलग जगहों से हमें मिली है, और ये बहुत अच्छे सबूत हैं। और हमने बचपन से भी पढ़ा है कि किस तरह से एंशिएंट टाइम्स में जो हंटर गैदरर्स थे वो बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, वो उतने फाइन नहीं हुआ करते थे। यानी उनकी जो भी उस समय के औजार थे वो बेहद सिंपल, यानी एक पत्थर उठा लिया, जानवर को मार दिया, जानवर मर गया, हाँ भाई वो हमारा औजार है। बस कुछ खास तरह के पत्थर, उसी पत्थर को थोड़ा बहुत इधर उधर से चिप करके थोड़ा बहुत एक खास हाथ के शेप का, हाथ में जो फिट आ जाए उस तरह का बना लिया, ऐसा कुछ कुछ इस्तेमाल करते थे। समय के साथ उनका जो जीवन जीने का तरीका था वो बेहतर होते गया, और उनके जो पुराने बेहद साधारण से जो उनके औजार थे उनको वो समय के साथ सीखते गए और उसको बेहतर बनाते गए। तो आखिर ये जो पैलियोलिथिक एज था ये कब से कब तक था? तो कब से कब तक तो इसको बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि जब से मानव ने, चाहे वो बंदर ही रहा हो, अगर उसने किसी भी तरह के औजार यानी पत्थर का या जो भी लकड़ी ही हो औजार के तौर पे उसने इस्तेमाल करना अगर शुरू कर दिया है, तो वो पैलियोलिथिक एज में गिना जाएगा। तो पैलियोलिथिक एज कब ख़त्म हुआ, ये एक नंबर दिया गया है,
और ये नंबर है अराउंड 10,000 BC, यानी आज से 12,000 साल पहले। 2,000 साल इधर के हो गए BC 0 के बाद के यानी AD के, और 10,000 साल पहले यानी लगभग 12,000 साल पहले, यानी कि अराउंड 10,000 BC। थोड़े से क्लैरिटी के लिए मैं BC और AD बता दूं। BC और AD अलग होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय से। उनके जन्म को एक मिडिल ग्राउंड माना गया कि इसके बाद अब हम जो हिस्ट्री जो भी लिखेंगे या जो भी गिनती करेंगे ये हम बाई नंबर्स करेंगे, और उनके जन्म के पहले के जो भी गिनती है यानी जो भी ईयर्स हैं उसको हम उल्टा काउंट करेंगे, यानी उनका जो जन्म हुआ ठीक उसके पहले का साल 1 BC, उसके पीछे का साल 2 BC, यानी क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, तो भाई जब तक समझ में आते जाए बोलते जाओ कि इस समय से इतना साल पीछे, बिफोर क्राइस्ट। एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं वो है CE, यानी कॉमन एरा। ये इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसानी लगता है एज इन प्लेस ऑफ AD। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम CE का इस्तेमाल करें, कॉमन एरा का। ये वो समय होता है, अगेन CE यूज्ड एज AD, यानी कि ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद को रिप्रेजेंट करेगा, और उनके पहले के रिप्रेजेंटेशन होंगे CE के अपोजिट में हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, यानी जो आपका आज 2020 चल रहा है, आप इसमें जब 0 पे पहुंच जाएंगे पीछे जाते हुए, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को एज अ ईयर ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट कहा गया। ठीक है, उसके इस साइड हमने सीधी गिनती शुरू की और उसके उस साइड उल्टी गिनती, तो ये उसके पीछे वाले को हमने BC कहा, बिफोर कॉमन एरा कह लीजिए या बिफोर क्राइस्ट कह लीजिए, और उसके बाद वाले को हमने AD, यानी ये जो नया समय स्टार्ट हुआ है इसको हम एज अ AD एनो डोमिनो या फिर कॉमन एरा के तौर पे रेफर करते हैं। ये था BC और AD का कॉन्सेप्ट। अब वापस अपने मेसोलिथिक एज पे आ जाते हैं। अभी अभी हमने पैलियोलिथिक एज खत्म किया, अब मेसोलिथिक पे आएंगे, यानी मिडिल स्टोन एज या मध्य पाषाण युग। इसका टाइम पीरियड है अराउंड 10,000 BC टू अराउंड 6,000 BC। इस समय में जो वो औजार इस्तेमाल करते थे वो थोड़े शार्प होने लगे, उन्होंने उससे तोड़ के आपस में पत्थरों को रगड़ रगड़ के उसको घर्षण पैदा करके किसी तरह उसको शेप देना शुरू किया। वो एकदम फाइन क्वालिटी के नहीं थे पर वो बेहतर होने लगे। शिकार जो है वो और ज़्यादा एडवांस हो गया। वेपन्स जो उसके लिए इस्तेमाल होते थे पहले, वो समय के साथ, क्योंकि समय के साथ आदमी सीखता है, ठीक है, और उसी सीखने के दौरान उन्होंने बोला अरे भाई इस पत्थर, कहीं नुकीला पत्थर देखा, बोला ये तो ज़्यादा बेहतर है, तो शायद किसी को हल्की सी समझ आई कि अरे ये मोटा वाला भी अपने पास पत्थर, इसको भी तोड़ के क्या पतला कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने, तो किसी ने शायद, तो कैसे आज हम सोच लेते हैं, उस समय भी किसी ने सोचा हो, और ऐसा बेसिक छोटे छोटे जो बदलाव हैं उसी को करते हुए आज हम इस जगह पहुँचे हैं। तो अपने जीवन में भी छोटे छोटे बदलाव करिए। कल को अगर आपको लगता है आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो एक बार में धरती से आसमान पे नहीं पहुंचना है, छोटे छोटे कदम उठाने हैं और फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे मैं अभी जो ये मेरा यूट्यूब का जो वीडियोज़ है ये छोटा कदम है, ठीक है, बाकी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और फिर ये जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ ये एज अ गिव अवे है। जिनको सीखना है, जिनको थोड़ी चाहत है कि वो कुछ सीखे नया और वो स्टार्टिंग से सीखे, सिंपल तरीके से सीखे, तो मेरी ये एक कोशिश है। देखते हैं कितना सफल होता है, ये तो आप लोगों पे है। तो मेसोलिथिक एज में जो समय पीरियड है वो है अराउंड 10,000 BC टू अराउंड 6,000 BC, और ये पैलियो और नियो के बीच का फेज है, यानी ये एक ट्रांजिशन हो रहा है। यानी हम बेहद सिंपल थे, हम एडवांस कर रहे हैं, और उस सिंप्लिसिटी से जो उस एडवांसमेंट की ओर पहुंचना है, उस समय में बीच में किसी जगह ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा होगा, किसी हिस्से में कुछ लोग जो है वो अभी भी पुराने तरीकों को यूज़ कर रहे होंगे, तो ये बीच का फेज़ बन जाता है। यानी किसी जगह तरक्की थोड़ी ज़्यादा स्पीड में हो रही होगी, किसी जगह थोड़ी स्लो होगी, इसीलिए इसको एज अ ट्रांजिशन फेज़ भी कहा जाता है, यानी बदलाव का समय। ठीक है, तो पुराने समय से हम नए समय की ओर बढ़ रहे हैं, और जो बीच का समय है वो बदलाव का समय है, मिडिल एज है। ठीक है, इसीलिए इसको मिडिल स्टोन एज, बिकॉज ये जोड़ने का काम कर रहा है नियोलिथिक को पैलियोलिथिक से। ठीक है, पैलियो में हम स्टार्ट हुए, नियो में पहुंचना है, तो बीच का जो जुड़ाव है, बीच का जो ट्रांजिशन है, वो पूरा कर रहा है मेसोलिथिक एज। यानी यहाँ जो आपके पत्थर के जो अवशेष होंगे वो कहीं क्रूड भी मिलेंगे और कहीं थोड़ी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के भी मिल सकते हैं। जो पेंटिंग्स हो गई, जो आर्टिफैक्ट्स हो गए, वो किसी जगह आपको अभी भी इस समय में भी वो पैलियो टाइप ही मिलेंगी, यानी पूरा पाषाण टाइप भी मिल सकते हैं, यानी ओल्ड स्टोन एज टाइप भी मिल सकते हैं,
और कुछ जगह तो इतने रिफाइंड होने लग गए थे, कुछ लोगों ने इतना रिफाइंड कर दिया था कि ये मेसोलिथिक एज के समय में ही एकदम नियोलिथिक वाला फील मानो उनको दे रहा था। तो इस तरह के भी बदलाव वाली चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं वो कुछ जगह मेसोलिथिक में ही पुराने टाइम के हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से ट्राइब्स है जो सेक्लूडेड आइलैंड्स पे रह रहे हैं, बेहद सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और बेहद सिंपल जीवन जी रहे हैं। तो वो समय में आज भी पीछे हैं, यानी जब यहाँ भी समय में बदलाव हो रहा था तो कुछ लोग थे जो अभी भी उस समय के बदलाव के बजाय अभी भी पुराने समय में थे। मेसोलिथिक एज के जो कुछ साइट्स है जो आपको पता होना चाहिए वो है लानगंज गुजरात में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, और जो भीमबेटका है ये तो आपका ओल्ड स्टोन एज भी होगा, मिडिल स्टोन एज भी होगा, और इन गुफाओं का इस्तेमाल नियोलिथिक एज में भी होता था। तो ये हर समय में इस गुफाओं का इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और जो आपको इस समय में जानना चाहिए वो ये है कि आदमी बड़े जानवरों के शिकार से ज़्यादा छोटे जानवरों के शिकार पे आ गया, और अब वो छोटे जानवरों का शिकार करता है और मछली भी मारने लग गया है। यानी मेसोलिथिक एज में उसे, क्योंकि हमें कुछ ऐसी सबूत भी मिले हैं कि वो मछली का भी कंजम्पशन करते थे। और उन साइट्स पे जो अन्य अवशेष मिले हैं वो है कुत्ते के, डियर, सुअर, ऑस्ट्रिच, इन सबों की हड्डियां भी मिली हैं। ऑस्ट्रिच कुछ अजीब है ना। ऑस्ट्रिच तो भारत में नहीं पाया जाता है, या भारत में पाया जाता था, हाँ, ऑस्ट्रिच भी भारत में पाया जाता था। असल में ऑस्ट्रिच पूरे एशिया का जो मिडिल हिस्सा है, मिडिल ईस्ट हो गया, इंडिया हो गया, जावा, सुमात्रा, माना जाता है इन सभी जगहों पे ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। पर इनका इतना मीटों के लिए शिकार हुआ और इनके अंडों के लिए इतने ज़्यादा ये मारे गए, इनके अंडों को लोग इस्तेमाल कर लेते थे, जिसके वजह से फाइनली ये शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच जो है वो इन जगहों से विलुप्त हो गई और अब ये अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। बो एंड एरो के इस्तेमाल के बारे में पता चला है, यानी उस समय के लोग धनुष और बाण का इस्तेमाल करना सीख गए थे। और हमें बरियल्स के बारे में पता चला है, लोगों को माइक्रोलिथ्स के साथ दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी मेसोलिथिक एज में। माइक्रोलिथ्स आप समझते हैं, छोटे छोटे स्टोन टूल्स जो होते हैं, जो उस समय बेहतर होने लग गए थे। हम जब नियोलिथिक की ओर बढ़ रहे थे तो ये जो माइक्रोलिथ्स थे, ये जो पत्थर के पहले थे टूल्स, अब ये माइक्रोलिथ्स हो गए थे, यानी छोटे छोटे टूल्स बन चुके थे। ये इतने छोटे होते थे कि लगभग 5 सेंटीमीटर तक के होते थे, लगभग 5 सेंटीमीटर इन साइज इनको माना जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे अबाउट नियोलिथिक एज। इस समय के लोग तरक्की कर चुके थे, यानी अपने पहले के पूर्वजों से काफ़ी बेहतर स्थिति में थे, और इनका जो समय पीरियड है वो है अराउंड 6000 बीसी से लगभग 4000 बीसी, यानी बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट, जो आपको सुविधा लगे। ये जो नवपाषाण काल युग था, इसके जो अवशेष हैं ये भारत के बहुत से हिस्सों में पाया गया है। यहाँ तक कि कश्मीर वैली बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चिरांद, वहाँ पाया गया है। बेलन वैली उत्तर प्रदेश का, और बहुत सी जगहें डेक्कन यानी कि मध्य भारत में पाई गई हैं। कुछ जो बेहद इंपॉर्टेंट साइट्स हो जाते हैं साउथ इंडिया में, वो हो जाते हैं मस्की, पयमपल्ली जो कि आपका तमिलनाडु में है, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडिकल, ये सब कर्नाटका में है, और एक उतनूर नाम की जगह है, और ये कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश में। जो सबसे कमाल की जो पहचान स्थापित करती है नियोलिथिक पीरियड की, वो थी एग्रीकल्चर। जी हाँ, इस समय में लोग खेती करना शुरू कर चुके थे, जानवरों के पालन के बारे में वो जान चुके थे, यानी जानवर भी वो पालने लगे थे। और पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, यानी जो स्टोन टूल्स थे वो बिल्कुल बेहतरीन, मतलब जो स्टोन टूल्स में सबसे बेहतरीन हो सकता है वो समय आ चुका था। एकदम हाई क्वालिटी के, बेहद शार्प, बेहद बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टोन टूल्स इस समय बनने लगे थे। अब जब आप जानते हैं कि जब इन्होंने कल्टीवेशन सीख लिया, जानवरों को ये पालने लगे, तब क्या ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते थे? क्या ये पहले जितना आसान था? नहीं। अगर आप खेती करोगे तो आपको उस फसल की निगरानी, उस फसल का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप जानवर पालोगे तो आपको उसके लिए चारे का इंतज़ाम, आपको उसे कहीं रोकना, बांधना, उसका एक ख्याल सा रखना पड़ेगा। तो ये एक तरह का उनके लिए बंधन बनने लगा, और जब ये बंधन बने तो उन्हें एक जगह रुकना पड़ा, और जब वो एक जगह रुकने लगे तब शुरू हुई गाँवों की रचना। जी हाँ,
यही वो समय था जब आपके पहले गांव शायद हमारे अखंड भारत भूमि के ज़मीं पे बसे होंगे। समय के साथ ये जो स्टोन टूल्स थे यानी पत्थर से बने हुए औजार थे, ये और बेहतर होते चले गए। इनका इस्तेमाल पेड़ों को काटने के लिए, खेती में, हंटिंग में और ज़्यादा बढ़ गया। पॉटरी का इस्तेमाल आ गया था। पॉटरी का इस्तेमाल, बने हुए मटकों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी होने लग गया था। और इन मटकों का इस्तेमाल, इस पॉटरी का इस्तेमाल जो था वो अनाज के भंडारण यानी स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स में भी होने लगा था। खेती जो थी वो बेहतर होती जा रही थी। गेहूं हो गया, चावल हो गए, मिलेट, बार्ली, इन सबों का कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो चुका था। सबसे अधिक जो खेती होती थी वो होती थी धान की यानी राइस की, और नियोलिथिक पीपल यानी नवपाषाण काल के जो लोग थे वो कपड़ों का भी इस्तेमाल करते थे। वो कॉटन और वुल यानी कपास और ऊन के बने होते थे। नियोलिथिक के बाद जो समय काल आया उसे कहते हैं मेटल एज, और इस एज का जो नाम पड़ा वो था चाल्कोलिथिक यानी कॉपर और स्टोन। चाल्को आपका इस्तेमाल हुआ कॉपर के लिए, और स्टोन के लिए वर्ड जो यूज होता है वो होता है लिथोस, जो कि एक साथ मिलके हो जाता है चाल्कोलिथिक। और ये मेटल एज यानी धातु युग की शुरुआत का समय आ चुका है। किसके बाद? नियोलिथिक एज के बाद। पर चाल्कोलिथिक एज के आने का ये मतलब नहीं है कि लोगों ने पत्थर का इस्तेमाल छोड़ दिया। जिस प्रकार गाड़ियां आज आ गई हैं, हवाई जहाज आ गए हैं, पर आज भी साइकिल वगैरह लोग चलाते हैं। उस समय में भी मेटल जो था ये नया नया था, तो लोग पत्थर का इस्तेमाल जारी रखे हुए थे। और कहिए तो पत्थरों का जो शेप और साइज था वो और समय से बेहतर ही हो गया था, तो पत्थरों का इस्तेमाल जारी था। पर इस समय में एक जो मुख्य बदलाव आया वो ये था कि लोग लंबी दूरी तक ट्रैवल करने लगे, सफ़र करने लगे, और उनका उद्देश्य था अलग अलग प्रकार के मेटल्स यानी धातु कलेक्ट करना, जमा करना, ताकि उससे बने हुए जो भी औजार हैं वो बनाए जा सके और उसे बेचे जा सके। आप जानते हैं कॉपर आज भी मेटल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट है और आज भी इसकी कीमत अच्छी खासी होती है। पर जाहिर सी बात है, जब आप सोचिए कि किसी नए धातु का खोज हुआ था, उस समय इसकी कीमत क्या रही होगी, पत्थर से एक धातु की ओर, उस समय में, उस स्थिति में उसकी कीमत बेहद अधिक होगी। तो जाहिर सी बात है लोग मुश्किल परिस्थितियों में कठिन से कठिन सफर करते हुए, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हुए इन धातुओं की खोज किया करते होंगे, और इसलिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। और इन्हीं कारणों से अभी भी इस समय में भी जब मेटल की खोज हो चुकी थी, लोग पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि उस समय के जो शायद अमीर होंगे वही इन धातुओं का इस्तेमाल करते थे। चाल्कोलिथिक एज को जोड़ा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, वो माना जाता है चाल्कोलिथिक एज के समय का ही सिविलाइजेशन था, क्योंकि इस समय में भी कॉपर के इस्तेमाल के बारे में पता चलता है। और कॉपर का इस्तेमाल, मेटल का इस्तेमाल जब इस सिविलाइजेशन के दौरान मिलता है तो इसके हिस्से को हमने एज अ चाल्कोलिथिक एज के तौर पे रेफर किया है। और ये प्री हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए भी आ जाता है क्योंकि इस समय के भी बहुत ज़्यादा क्लियर, या फिर कहिए तो हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। पर जब आप अन्य रिसोर्सेज को देखते हैं तो कुछ ना कुछ तरीके से, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से आर्टिफैक्ट्स हो या फिर रिमेन्स हो, उसके मदद से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। और जब हमने इसको चाल्कोलिथिक एज से कंपेयर किया तो ये उसी दौरान में उन्हीं तरह के मेटल्स के इस्तेमाल के साथ पाया गया। आमतौर पे ज़्यादातर या अधिकांश चाल्कोलिथिक कल्चर्स जो थे वो रिवर्स के किनारे ही ग्रो किए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो आपको पता होने चाहिए वो इस प्रकार हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो जाहिर सी बात है कौन सा होगा, थोड़ा सोचिए। असल में वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन ही। जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन चाल्कोलिथिक एज में आता है, तो जाहिर सी बात है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो चाल्कोलिथिक एज का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है, हड़प्पन कल्चर। अदर एग्जाम्पल्स में देखें तो गोदावरी रिवर हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, ये सब साउथ में है, और ये सब फार्मिंग सेटलमेंट्स हैं, यानी यहाँ पे लोग खेती के लिए बसे थे। वैसे शुरुआत में यहाँ के लोगों ने मेटल एज में मेटल का इस्तेमाल नहीं किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेटल बहुत कीमती थे, भले ही मेटल का खोज हो गया होगा, पर जाहिर सी बात है वो कीमती रहे होंगे उस समय में, तो शुरुआत में ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ नहीं पाया जाता है। पर बाद के समय में इन लोगों ने भी मेटल का
इस्तेमाल किया था, क्योंकि मेटल ऑलरेडी इनके टाइम पे था, पर ये अवॉइड करते थे क्योंकि जाहिर सी बात है उसके लिए उस समय के हिसाब से बहुत मूल्य चुकाना पड़ता होगा। हमें ब्रॉन्ज एज के बहुत से आर्टिफैक्ट्स या बहुत से कहिए तो अवशेष मिलते हैं, और उनमें से कुछ हैं जो कि है कॉपर बीड्स, कॉपर से बने हुए मोती, टेराकोटा फिगराइंस, अलग अलग तरह की मोतियां भी पाई गई हैं। फिर है टेराकोटा फिगरीन्स यानी टेराकोटा यानी चीनी मिट्टी जैसे मिट्टियों से बने हुए मूर्ति। पॉटरी मिला है, यानी मटका जो बनता है, पॉटरी में सिर्फ मटका नहीं हुआ, अदर अदर टाइप के जो बर्तन हैं वो हुए, तो मिट्टी से बने बर्तन को पॉटरी के तौर पर रेफर किया जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए गए हैं? पयमपल्ली, ये जगह है एक तमिलनाडु में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है नियोलिथिक और कॉपर पीरियड एज के लिए। ठीक है, कॉपर पीरियड यानी मेटल एज के लिए, यानी धातु युग के लिए, पयमपल्ली तमिलनाडु। चाल्कोलिथिक एज के बाद वक्त आया आपके आयरन एज का, जहां कॉपर का इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा था। अब लोगों को एक और नया और अधिक मजबूत और ठोस धातु मिल चुका था, वो था आयरन, और यहां से आयरन एज की शुरुआत होती है। और आयरन एज, वैदिक एज, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है काइंड ऑफ। ठीक है, आयरन एज में तरक्की और बढ़ जाती है, खेती और बेहतर हो जाता है, ट्रेड और ज़्यादा हो जाता है, अलग अलग देशों से ट्रेड के सबूत मिलते हैं। तो ऐसे बहुत से रिकॉर्ड्स हैं। तो आयरन एज आपका जो है हिस्ट्री का जो शुरुआती लिखित रिकॉर्ड है, यहाँ से लगभग आपको मिलने लगेगा किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, तो आयरन एज जो है ये वैदिक कल्चर में ज़्यादा आ जाता है, और वैदिक कल्चर को तो आज भी आपके पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से रिटन रिकॉर्ड्स वाले हिस्ट्री यानी ये प्री हिस्ट्री अब खत्म हो गया आयरन एज के आने से। आयरन एज के आने के समय से आप मान के चलिए। ठीक है, इसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, पर आयरन एज वैदिक एज के समय से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको आयरन एज का नंबर न देकर आपको वैदिक एज के नंबर्स दूंगा, यानी वैदिक एज के ईयर्स दूंगा, ईयर्स बताऊंगा, पर वो आज नहीं होगा, वो आने वाले वीडियो में होगा जब मैं आपको वैदिक एज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा कि जब आयरन एज आया था तो उस समय वैदिक एज स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, और आयरन एज आते ही सीधे वैदिक एज नहीं आ जाता है। जैसे कॉपर का इस्तेमाल हो रहा था, उसी दौरान कहीं कहीं आयरन मिलने शुरू हो गए थे। ये जो आपका बिहार झारखंड वाले एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी सिविलाइजेशन ग्रो कर रहा था, और इन लोगों को आयरन की धीरे धीरे समझ आ रही थी। तो ट्रांजिशन होता है, अचानक रातों रात कोई चीज़ नहीं बदल जाती है, यानी अचानक रातों रात वैदिक एज नहीं आ गया, ये कहीं इधर थोड़ा है थोड़ा उधर है। आयरन भी रातों रात नहीं मिल गया और कल को उठ के हम आयरन से सामान नहीं बनाने लग गए। तो ये एक ट्रांजिशन फेज में होता है। तो कभी भी ये जब एंशिएंट हिस्ट्री खास तौर पे पढ़िएगा तो ये एग्जैक्ट नंबर्स के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हमेशा एक ट्रांजिटरी फेज आप यूज करिएगा। ट्रांजिशन, जो भी नंबर आपको मिलेगा, हाँ इसके थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, कुछ ऐसे ही करके ट्रांजिशन होगा। कुछ आगे हम एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक, इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है, कि ये इस समय पैदा हुए। हाँ, माना जाता है कि वो एग्जैक्ट के तौर पे हम पढ़ते हैं, पर वो 100% एग्जैक्ट है ऐसा भी नहीं है। कुछ साल आगे पीछे, 5 साल 10 साल, वो भी आगे पीछे ही चल रहा होता है। तो चलिए, इसी के साथ हम अगले चैप्टर यानी फिर अगले अपने लेक्चर में अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाले नोटिफिकेशन के थ्रू ये पता हो जाएगा कि वो कब आ रहा है। तो इसके साथ आपका धन्यवाद। मैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।